हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पंचायत की पाठशाला में आपका स्वागत है। ठीक है, पंचायत की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है झारखंड की, जो आप जान रहे हैं झारखंड एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है। तो झारखंड एनसीईआरटी का जो राजनीति का बुक है, राजनीतिक विज्ञान का, सिविक्स का, तो उसका अध्याय 7 जिसका कि नाम है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं मतलब हमारे समाज में, हमारे समाज में जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे गांव, हमारा कस्बा जो भी हो, तो वहाँ पे जो समस्याएं हैं हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और किन लोगों के लिए समस्याएं हैं। पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए है, बच्चों के लिए है, किसके लिए समस्या है, क्या समस्या है। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए जो है इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, तो हेडिंग है सामाजिक समस्याएं। अब देखिए, भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, सही बात है, धीरे धीरे भारत विकास कर ही रहा है। परंतु हमारे समाज में कई ऐसे समस्याएं हैं जिसके बारे में हमें जानने और दूसरों को सोचने, सचेत करने की आवश्यकता है। मतलब हमें जानना भी चाहिए और दूसरों को बताना भी चाहिए कि भाई आप ऐसे मत करो, इस आप ये काम करोगे तो इससे ये समस्याएं उत्पन्न होगी। हम कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में जानेंगे जिसके बारे में हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ देखने सुनने को मिलता है। तो चलिए, हम लोगों ने देखा कि अब हम लोग आते हैं समस्याओं पे। तो देखिए, सबसे पहला है कि बाल शोषण। बाल मतलब बच्चा, और उसका शोषण जो होता है, शोषण। देखिए, बच्चे निश्चल होते हैं, मतलब उन्हें अच्छा बुरा का समझ नहीं होता है। उन्हें व्यवहार में भी निश्चलता दिखाई देती है, उनके व्यवहार में। परंतु समाज में कुछ विकृत प्रवृत्ति के लोग कभी कभी उनके साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं। मतलब समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उन बच्चों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, आप लोग कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों का भी बलात्कार हो जाता है। 8 साल 10 साल की लड़कियों का बलात्कार हो जाता है। कोई जैसे कि एक क्षुद्र बच्चा था राजस्थान में, नीची जाति का बच्चा था, उसने घड़े से पानी पी लिया तो मास्टर जी ने मारते मारते उसको मार ही दिया पूरी तरह से। तो ये सब जो शोषण हो रहे हैं, तो ये भी बाल शोषण के रूप में ही आएंगे, जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे विकृत प्रवृत्ति के लोगों के अमानवीय व्यवहार की शुरुआत स्पर्श से होती है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ भी गलत काम करना चाहते हैं। तो उनका शुरुआत कैसे होता है? सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपके शरीर के अंगों को टच करेंगे। आपके जो सेंसिटिव शरीर होते हैं, जैसे स्तन हो गया, ठीक है, पीठ हो गया, और जो भी चीज़ें होती हैं, तो आप सबसे पहले आप जो सेंसिटिव जोन के वो होते हैं, जो शरीर के अंग होते हैं, उसको सबसे पहले वो छुएंगे। तो देखिए, ये चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है, ये अध्याय आपको ये बताना चाहता है कि आपको उन समाज के जो बुरे लोग हैं उससे आपको कैसे बचना है, उनसे कैसे सुरक्षा में रहना है। यदि आपको कोई गलत तरीके से टच कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वो आदमी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे अध्याय का मतलब यही है, आपको यही समझाना चाह रहा है, इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे। आप अच्छे से समझिए, लड़कियाँ इस चीज़ पे खास करके ध्यान देंगी। ये पूरा चैप्टर लड़कियों के लिए है, समझिए तो एक तरह से। अतः बच्चों को अच्छे एवं बुरे स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। आप नहीं समझ पाते छोटे में कि वो कहाँ छू रहा है और वहाँ छूना सही है कि नहीं, वहाँ छूना चाहिए या नहीं। देखिए, अच्छा बुरा स्पर्श को समझिए। तो देखिए, सबसे पहले ये पूरा चैप्टर लड़कियों के लिए खासकर है। ठीक है, लड़कियाँ इसको ध्यान से सुनेंगी। दोनों प्रकार के स्पर्श को जानने और समझने के लिए कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन परिस्थितियों में आप कैसा महसूस करेंगे, लिखिए। देखिए, सबसे पहले है खुशी, सहज, असहज, डर या घबराहट। ये सब भावनाएं हैं। ये क्या है? भावनाएं। हम उसको एहसास करते हैं, जब भी किसी खुशी को महसूस करते हैं, सहजता को महसूस करते हैं। जैसे आप अपने पापा के साथ हैं, आप सहज हैं। आप कोई अनजान व्यक्ति के साथ हैं तो असहज हो जाएंगे, आपको सहजता महसूस नहीं होगी, आप घबराने लगेंगे, आपको डर लगने लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। आप देखिए आगे कि जब आपको माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आपके जन्मदिन, त्यौहार, अच्छे काम के लिए आपको गले लगाते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा? सहज महसूस होगा। कैसा होगा? सहज महसूस होगा। आगे देखिए, अच्छे अंक लाने पर आपके माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार आपकी पीठ थपथपाते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है, सहज महसूस होता है। आपके मित्र, दोस्त, सहेली आपको कंधे पर हाथ रख कर बात करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है, सहज महसूस होता है। आगे है डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य जांच के लिए आपको छूते हैं। जब डॉक्टर पास जाते हैं तो वो आपकी स्वास्थ्य के लिए, आपको सही करने के लिए आपको टच करता है तो वो भी सहज होता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब देखिए,
कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको नहीं जानता और आपके नहीं चाहने पर भी बात करते करते आपका हाथ पकड़ लेता है। आप उस व्यक्ति को नहीं जान रहे हैं, आपसे बात करते करते आपका हाथ पकड़ लिया, कंधे पे हाथ रखना और आपके गालों को छूना, आपके गालों को छूना, तो आपको क्या होगा? असहज महसूस होगा, आप असहज हो जाइएगा और आपको घबराहट होने लगेगा, आप डर जाइएगा, है ना, घबराहट होने लगेगा, आपको असहज महसूस होगा। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं। आगे है कि सफ़र करते समय आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आपको आपके बगल में बैठा व्यक्ति अचानक बार बार आपसे सटता है, टच होता है या सटने की कोशिश करता है, तो आपको असहज महसूस होगा। बाजार, मेला या किसी भीड़ वाले सार्वजनिक जगह पर आप खड़े हों और यदि कोई व्यक्ति बार बार आपसे सटता है तो आपको असहज महसूस होगा, आपको डर भी लगेगा कि पता नहीं ये कौन है। आप किसी कारण फिसल कर गिर जाते हैं और कोई व्यक्ति आपको सहारा देकर आपको उठाता है, तो आपको उस समय असहजता महसूस नहीं होगी, आप उस समय ठीक रहिएगा, आपको सहज लगेगा कि चलो इसने मेरी मदद की। लेकिन जब आपको कोई गलत तरीके से टच होगा, जैसे कि आप ऊपर वाले जो उदाहरण है, ये उदाहरण है, इसमें आपको असहजता महसूस होगी। ठीक है, आगे देखिए। इन बिंदुओं पर चर्चा व आकलन के आधार पर हम अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श को समझ सकते हैं। अब देखिए अच्छा स्पर्श क्या होता है। अच्छा स्पर्श जब हमारा अपना नज़दीकी व्यक्ति हमें स्नेहवश मतलब कि प्यार से छूता है तो अच्छी भावना की अनुभूति होती है, जैसे प्रेरणा, प्रोत्साहन, स्नेह, सुखद अनुभव। उस स्पर्श से हम सहज महसूस करते हैं तथा खुश होते हैं। मान लीजिए आपका अच्छा अंक आया, आप अपने आके पापा गले लग गए, ठीक है, पापा ने आपको प्यार किया, तो आपको अच्छा लगा कि चलो मैंने अच्छा अंक प्राप्त किया, इसलिए हमसे पापा इतना स्नेह जता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है, जैसे आपकी कभी मम्मी होती होंगी, पापा होते हैं, आपको गुदगुदी लगाने लगते हैं, तो वो आपको सहज लगता है। अब देखिए बुरा स्पर्श क्या होता है। जब कोई व्यक्ति परिचित या अपरिचित हमें ऐसे तरीके से छूता है जिससे कि स्नेह या सुखद भावना का अनुभव नहीं होता, उसके छूने से आपको खुशी नहीं हो रही है, हम सहज महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे स्पर्श से हम डर जाते हैं या घबरा जाते हैं। उस स्पर्श को तुरंत रोकना चाहिए, आप उसको तुरंत मना कर दीजिए, हमको मत छुओ, ठीक है, तो आपको उसे तुरंत मना करना चाहिए। जब कोई आपको स्नेहवश वात्सल्य भाव से मतलब अच्छे भाव से स्पर्श करता है जिससे कि सहजता असहजता महसूस नहीं होती है, तो हम इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगे कि किसी के स्पर्श से आप असहजता महसूस कर रहे हों तो घबराएं नहीं, धैर्य से काम लीजिए। उस व्यक्ति का कड़े व प्रभावशाली तरीके से विरोध कीजिए, आप उसको डांट दीजिए कि भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, या फिर हम पापा कह देंगे, मम्मी कह देंगे, कुछ भी आप उसको वहाँ भगा दीजिए। न मानने पर हल्ला कीजिए, मतलब चिल्लाने लगिए। ऐसा स्पर्श जिससे आप असहज महसूस करते हों अनदेखा न कीजिए। किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इस बात को अवश्य बताइए। मतलब यदि कोई व्यक्ति है जो आपका रिलेटिव है, ठीक है, और आपके साथ वो गलत व्यवहार कर रहा है, आपको गलत तरीके से टच कर रहा है, ठीक है, तो आप कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति से बता सकते हैं जो आप पे विश्वास करता हो, जो आपका करीबी हो। आप किसी ना किसी को बताइए, अगर नहीं बताइएगा, सहते रहिएगा, तो वो व्यक्ति आपको हानि पहुँचा सकता है। अब देखिए अच्छे स्पर्श के कुछ परिदृश्य कैसे मतलब दिखाए गए हैं कि अच्छे स्पर्श कैसे होते हैं। देखिए कुछ पल के लिए, ये वाला, कुछ पल के लिए हाथ मिलाना जिससे कि असहजता महसूस ना हो। स्नेह से माथे पर हाथ फेरना जिससे कि असहजता महसूस ना हो। अभिवादन से स्नेह से माथे को चूमना जिससे कि असहजता महसूस ना हो, जैसे माँ करती हैं। आगे है अभिवादन व स्नेह से पीठ तक कंधों पर हाथ रखना जिससे कि असहजता महसूस ना हो। उसके बाद है कसकर गले लगाना जिससे शरीर के निजी भाग दबें और असहजता महसूस हो। देखिए ये जो है यहाँ पे असहजता महसूस नहीं हो, लेकिन यहाँ पे असहजता महसूस हो रही है, ये तरीका गलत है, ठीक है। तो कसकर गले लगाना जिससे कि शरीर के निजी भाग दबे और असहजता महसूस हो। अभिवादन व स्नेह से कुछ पल के लिए गले लगाना जिससे कि असहजता महसूस ना हो। अब देखिए बुरे स्पर्श क्या हैं। देखिए जैसे ये बुरा स्पर्श है, हाथ पकड़े रहना जिससे कि असहजता महसूस है, मतलब आपसे किसी ने हाथ मिलाया और वो छोड़ ही नहीं रहा तो असहजता है।
कुछ पल के लिए अभिवादन व स्नेह से सीने से लगाना, असहजता महसूस न हो। चुटकी काटना, चुटकी काटना जिससे कि असहजता महसूस ना हो। यदि आपको किसी व्यक्ति ने चुटकी काटा और आपको वो अच्छा लग रहा है तो फिर वो ठीक है, लेकिन आपको यदि वो बुरा लग रहा है तो फिर वो आदमी गलत है, या फिर आप उस व्यक्ति से दूर हो जाइए। आगे है किसी अनजान व्यक्ति द्वारा पकड़ने या छूने का प्रयास करना जिससे कि असहजता महसूस हो। यदि कोई आप ऐसा व्यक्ति आपको पकड़ रहा है जो इसको आप नहीं जानते हैं तो आपको असहजता महसूस होगी, आप तुरंत वहाँ से भागने का काम कीजिए। किसी परिचित द्वारा गोद में बैठाकर शरीर के भागों को छूना या छूने का प्रयास करना जिससे कि असहजता महसूस हो, तो आप समझ जाए कि ये जो परिचित व्यक्ति है ये सही नहीं है, खराब इंसान है। बस, रेल, टेम्पो में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा बार बार सटना या छूने का प्रयास करना जिससे कि असहजता महसूस हो। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप जान पाएंगे कि अच्छा स्पर्श क्या है, खराब स्पर्श क्या है। आगे देखिए, आगे इसमें बात आ जाती है छेड़खानी की। छेड़खानी को छेड़खानी ही कहा जाता है। चलिए, छेड़खानी। समाज में आए दिन छेड़खानी की समस्याओं के बारे में सुनने या पढ़ने को मिलता है, जिससे किसी व्यक्ति के द्वारा विपरीत लिंग के प्रति कुछ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे कि वह अपने को अपमानित महसूस करता है। इस प्रकार की घटनाएं अधिकतर लड़कियों, किशोरियों व महिलाओं के साथ देखने, सुनने, पढ़ने को मिलती हैं। बच्चे, आज हम लोग मीना और पूनम की कहानी पढ़ेंगे। तो हम लोग कैसा कहना पढ़ेंगे? मीना और पूनम की। देखिए, मीना स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली। बाहर उसकी सहेली पूनम खड़ी थी। मीना ने अपने सहेली से पूछा, आज किस रास्ते से जाना है? उसने केवल अपना सर हिलाया। रास्ते में कुछ लड़के उन्हें परेशान करते थे, इसलिए दोनों सहमी थी, मतलब डरी हुई थी। लड़के उनको देखकर कभी सीटी बजाते, कभी टिप्पणी करते, इशारे करते थे। कभी कभी लड़के स्कूल तक उनका पीछा करते थे। रास्ता बदल देने के बाद भी इस परेशानी से छुटकारा नहीं मिला। दोनों ने इस बारे में किसी को नहीं बताया। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें ही दोषी मानकर उनके माता पिता उनका स्कूल जाना बंद न कर दें, क्योंकि वो लोग डरते थे कि मतलब हमने बता दिया कि ये लड़के हमें छेड़ते हैं तो कहेंगे कि ठीक है, तुम कल से स्कूल मत जाओ। तो इस बात से वो डरती थी। वे दोनों पढ़ना चाहती थी। पूनम ने हिम्मत करके अपनी बड़ी बहन को इसके बारे में बताया। मीना और पूनम के मन में एक ही सवाल था कि जब हमारी कोई गलती नहीं है तो हम स्कूल जाना क्यों छोड़ें? हम दोनों कब तक डर डर कर रहेंगे? हमें इस बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। दोनों ने तय किया कि अपने शिक्षिका, मतलब जो टीचर है, लेडीज़ टीचर, शिक्षिका को इस बारे में बताएंगी। अगले दिन वे दोनों शिक्षिका के पास गई, सारी बातें बताई। शिक्षिका ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे उनके लिए अवश्य कुछ करेंगी। शिक्षिका ने विद्यालय प्राचार्य और बाल संसद के सदस्यों से इस बात की चर्चा की। बाल संसद, हमने पढ़ा था बाल संसद, याद कीजिए, पहला या दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने बाल संसद पढ़ा था। तो बाल संसद से चर्चा की। बाल संसद के बच्चों ने सक्रिय भूमिका निभाई, उन लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तो इस तरह से वो दोनों जो हैं, देखिए, मीना और पूनम क्यों परेशान थी, आप ये सोचिए। क्या मीना पूनम परेशानी को छेड़खानी कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। मीना और पूनम ने अपने परेशानी को कैसे छुटकारा पाया परेशानी से, तो उन्होंने बताया लोगों को, तब लोगों ने उनकी हेल्प की। अब देखिए, छेड़खानी का किसी व्यक्ति, लड़का या लड़की पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव, मतलब छेड़खानी से क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में कहा जा रहा है। छेड़खानी का न सिर्फ शारीरिक प्रभाव पड़ता है बल्कि गहरा मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। शारीर से मतलब छेड़खानी से ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर ही उसका, मतलब शरीर पे कोई प्रभाव पड़ेगा, उसके दिमाग पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? पीड़ित व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति इस छेड़खानी से प्रभावित है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति अपराध बोध महसूस करता है। क्या कहता है? अपराध बोध महसूस करता है, जिसके कारण उसके आत्मविश्वास में कमी आती है। दोषी नहीं रहते हुए भी वह अपने को दोषी मान लेता है। तो दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, छेड़खानी का किसी व्यक्ति, लड़का या लड़की पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव, मतलब क्या प्रभाव पड़ सकता है लड़का या लड़की पर? तो छेड़खानी का न सिर्फ शारीरिक प्रभाव पड़ता है बल्कि गहरा मानसिक प्रभाव भी पड़ता है।
देखिए, छेड़खानी न सिर्फ शारीरिक प्रभाव पड़ता है, तो वो अगर किसी के साथ कोई गलत होता है या फिर बलात्कार होता है, चाहे कुछ भी, बलात्कार छोड़ दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है कि यदि उसको जिससे चोट लगता है तो इसका नहीं कि सिर्फ शरीर घायल है, उसका दिमाग भी घायल होता है उस स्थिति में, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि छेड़खानी का सिर्फ शरीर प्रभाव पड़ता है ऐसा नहीं है, बल्कि गहरा मानसिक प्रभाव भी पड़ता है। पीड़ित व्यक्ति अपराध बोध महसूस करता है। पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि मैंने अपराध किया है, जिसके कारण उसके आत्मविश्वास में कमी आती है। दोषी नहीं रहते हुए भी वह अपने को दोषी मान लेता है, और जो दोषी नहीं रहते हुए भी अपने आप को दोषी मान लेगा तो फिर क्या मन करेगा कि आत्महत्या कर लें, कुछ कर लें। देखिए, डर, असुरक्षा, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में ध्यान न लगना, संकोच करना, एकाग्रता में कमी, तनाव, नींद न आना जैसे मानसिक प्रभाव पड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति ये मान लेगा कि मैंने गलती की है, मुझसे गलती हो गई, या किसी ने मेरे साथ गलत किया है, तो ये जितने भी समस्याएं दिया गया है, डर, असुरक्षा, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में मन, ये सब चीज़ें आपको महसूस करेंगे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। तनाव महसूस करेंगे, मानसिक प्रभाव जो है पड़ना शुरू हो जाएगा, आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, एकाग्रता जो होता है, जो ध्यान होता है, वो भंग हो जाएगा आपका, ऐसा होता है। देखिए, छेड़खानी का किशोरियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। किशोरी मतलब जो लड़कियां होती है, किशोर लड़कियां, तो उन पे विशेष प्रभाव पड़ता है। कभी कभी माता पिता जब छेड़खानी के विरोध में कुछ नहीं कर पाते हैं तो वे लाचार होकर लड़कियों का स्कूल जाना बंद करवा देते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए कि कुछ लड़के किसी की बेटी को छेड़ रहे हैं, ठीक है, तो यदि उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, यदि उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं और लड़के के जो माँ बाप हैं वो बहुत धनवान हैं, अच्छे फैमिली से हैं, तो यदि वो उसका विरोध नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, वो लड़की का पढ़ाई लिखाई छुड़वा देंगे कि नहीं तुम घर पे ही रहो, तो वो स्कूल जाना बंद कर देंगी, और उससे उस लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं पाएगी, कुछ बन नहीं पाएगी। तो घर से बाहर निकलना बंद करवा देंगे। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के माता पिता चिंतित रहते हैं, इसलिए वे लड़की की शादी जल्दी करना चाहते हैं, ताकि लड़कियां जो है उस पर कोई छेड़छाड़ का मतलब छेड़खानी ना कर दे, उस पर कोई दाग ना आ जाएगा, दाग आ जाएगा तो फिर शादी नहीं होगी। तो ये सब चिंताएं जो है माँ बाप को हमेशा सताते रहती हैं, इसलिए वो माँ बाप चाहते हैं कि कम समय में ही हम इनकी शादी कर दें और इन सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएं, ताकि वे चिंता मुक्त हो सकें। ठीक है, यही है। आगे देखिए, छेड़खानी। किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत लिंग के प्रति अथवा किसी लड़के या लड़की के द्वारा किया गया ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार जो किसी लड़के या लड़की को अच्छा न लगे, ठीक है, जो किसी लड़के या लड़की को अच्छा न लगे तथा जिससे वह अपने को अपमानित महसूस करे, छेड़खानी कहलाती है। ठीक है, यदि आप किसी लड़की को छेड़ते हो और उससे वो चीज़ बुरा लग रहा है तो आप छेड़खानी कर रहे हो। यदि आप मान लीजिए किसी लड़की के साथ कुछ कर रहे हो, उसे बुरा नहीं लग रहा है, तब जाके वो छेड़खानी नहीं कहलाएगी। यदि उसको बुरा लग रहा है, वो आपको मना कर रही है, फिर भी आप कर रहे हो, तो वो छेड़खानी कहलाएगी। ठीक है, तो छेड़खानी का मतलब ये होता है। आगे है शोषण। देखिए, शोषण क्या होता है। शोषण एक विस्तृत किंतु मतलब शोषण एक बहुत बड़ा किंतु छुपी हुई सामाजिक समस्या है, बड़ी समस्या लेकिन छुपी हुई है, जिसके प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। जरूरी है कि हम उसके प्रति जागरूक हों, उसको हम अपने ध्यान में रखें, उससे बचें, विशेषकर जब यह लड़कों, लड़कियों, किशोर किशोरियों से जुड़ी हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि शोषण जैसी समस्याओं को पहचानने और उसका सामना करने व सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक हो, दूसरों को भी जागरूक करें। रीना एवं रोहन की कहानी पढ़िए। अब देखिए, कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। तो सिफारिश की कहानी देखिए, सफ़ीना की कहानी। 10 साल की सफ़ीना अपने माता पिता, भाई बहन व चाचा के साथ रहती है। सफ़ीना को अपने चाचा से काफ़ी लगाव है। वह अपने चाचा के साथ खेलती है, बातचीत करती है, उन्हें गुदगुदी करती है। एक दिन सफ़ीना स्कूल से घर आई तो उसने देखा कि उसके माता पिता एवं भाई बहन घर में नहीं थे। माता पिता रिश्तेदार के घर और भाई बहन खेलने चले गए थे। वह अपने चाचा के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते चाचा के स्पर्श में सफ़ीना को कुछ एहसास असहज सा महसूस हुआ। मतलब जो उसके चाचा हैं उसको मतलब अलग तरीके से, ख़राब तरीके से छूने लगे। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ।
वह डर गई और पीछे हटकर रोने लगी। उसके चाचा ने उसे चुप कराते हुए इस सब के बारे में किसी को बताने के लिए मना किया और उसे मिठाई की दुकान पर ले जाकर मिठाई खिलाई। इस घटना के बाद से सफ़ीना चुपचाप रहने लगी और सोचने लगी कि अगर वह किसी को बताती है तो पता नहीं माता पिता क्या सोचेंगे। ठीक है, तो वो लड़की सोचने लगी। ठीक है, और वो इस कारण से किसी को बताने नहीं लगी। तो इस कारण से वो किसी को बताने नहीं लगी, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रश्न ये है कि चाचा का व्यवहार सफ़ीना के प्रति कैसा था, अच्छा था या ख़राब था। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ख़राब था। सफ़ीना की जगह आप होते तो क्या करते। आपको फैमिली को बताना चाहिए, लेकिन सफ़ीना क्या सोच रही है कि यदि मैंने फैमिली को बता दिया तो फिर मतलब फैमिली वाले फिर क्या करेंगे नहीं करेंगे इसको नहीं पता। हो सकता है कि कुछ ऐसा कर दे जिससे क्या हो, सफ़ीना को दिक्कत हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सफ़ीना सोचने लगी कि अगर वह किसी को बताती है तो पता नहीं माता पिता क्या सोचेंगे। तो वो यह सोच के नहीं बता रही है कि माता पिता क्या सोचेंगे, और वो सब कुछ जो है झेलते जा रही है, लेकिन दिक्कत तो सफ़ीना को हो रही है। अब देखिए रोहन की कहानी क्या है। रोहन 8वीं कक्षा का छात्र है। वह अपने माता पिता एवं 2 बड़ी बहनों के साथ बूड़ू में रहता था। मोहित रोहन का चचेरा भाई है और जो 18 वर्ष का है और रांची के एक कॉलेज में पढ़ता है। उसकी वेशभूषा अच्छी है और वो अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है। रोहन उससे प्रभावित होता है तथा उसे अपना आदर्श मानता है। रोहन बहुत खुश है क्योंकि रोहित जो है वो दशहरा की छुट्टी में 10 दिनों के लिए उसके घर रहने आया। रोहित ने रोहन को अपने मोबाइल में गाने सुनाया और अपने मोटरसाइकिल पर उसे घुमाया। एक दिन रोहन सो रहा था, उसे अपने बगल में किसी के छूने का आभास हुआ। असहज महसूस होने के कारण रोहन जग गया। उसने देखा कि यह मोहित है तो उसे हैरानी हुई। रोहन किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने से डर गया। उसके इस व्यवहार से रोहन को काफ़ी असहजता महसूस हुई। उस दिन से रोहन चुप रहने लगा और घर के सदस्यों से अलग रहने लगा। इस घटना के लिए वह स्वयं को दोषी मानने लगा। एक दिन हिम्मत करके उसने घटना के बारे में अपनी बड़ी बहन को बताया। पूरी बात सुनने के बाद उसकी बहन ने उसे मोहित से दूर रहने के लिए कहा। यह भी समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, इसलिए वह अपने आप को दोषी न माने। कई दिनों बाद जब रोहन सो रहा था तब उसने फिर से किसी के बगल में होने का आभास हुआ। वह झट उठकर बैठ गया। अब उसने देखा कि वह मोहित है, तो ऊंची आवाज़ में कड़ी फटकार लगाते हुए मोहित को अपने घर से दूर जाने को कहा। तेज़ आवाज़ सुनकर घर के लोग जग गए। रोहन ने अपनी असहजता के बारे में अपने माता पिता को बताया। इस घटना के बाद मोहित को शर्म महसूस हुई और वह तुरंत वहाँ से चला गया। तो देखिए, अब सोचने वाली बात क्या है कि रोहन ने क्यों असहजता महसूस की। रोहन चुप और अलग अलग रहने लगा क्यों। रोहन की जगह पर आप होते तो क्या करते। तो वही करते जो रोहन ने किया। ठीक है, तो देखिए कुछ लोगों में ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसको समलैंगिकता कहते हैं कि लड़का ही लड़के को चाहने लगता है। ऐसा होता है जैसे लड़की ही लड़की को चाहने लगे, लड़का ही लड़का को चाहने लगे, तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो रोहन के साथ वही हो रहा है। देखिए आगे है इसमें कि ऐसी घटनाओं से बचने के उपाय क्या हैं कि किसी प्रकार की घटनाओं को छुपाएं नहीं। जो भी आपके साथ हुआ है आप अपने फैमिली में किसी ना किसी को ज़रूर बताएं जो आप पे विश्वास करता हो। यदि आप अपने मम्मी पापा से बताने में डर रहे हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को, दोस्त को, भाई को, बहन को, किसी ना किसी को ज़रूर बताएं। बिना अपराध बोध के माता पिता या विश्वसनीय व्यक्ति को अवश्य बताएं। ठीक है, बिना अपराध बोध के मतलब आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए दिमाग में कि मैंने गलती की है। ठीक है, आप ये सोचिए कि उस व्यक्ति ने गलती की है और इस भावना के साथ आप अपने माता पिता को ज़रूर बताएं। गलत व्यवहार का ऊंची आवाज़ व प्रभावशाली तरीके से विरोध कीजिए। आप चिल्लाइए, चीखिए, ठीक है, या फिर किसी को डांटिए, धपकारिए, ऐसा कीजिए। मतलब ऊंची आवाज़ में उससे बात कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा धोखे से ली गई तस्करी का गलत इस्तेमाल करने की धमकी
दी जाती है तो अपने माता पिता या विश्वसनीय व्यक्ति को बताइए। आगे है कि इन घटनाओं को मौन रहकर सहने से अपराध बोध व तनाव बढ़ता है, इसलिए इसका विरोध करना चाहिए। विद्यालय में प्राचार्य एवं बाल संसद के सदस्यों द्वारा मदद ली जानी चाहिए। जो आपने चैप्टर 1 में जो बाल संसद पढ़ा था, आप उससे भी मदद ले सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर देखिए यहाँ पर दिया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और पुलिस कंट्रोल रूम 100, आप इस दोनों नंबर को हमेशा याद रखा कीजिएगा, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत हो तो आप इसका उपयोग अच्छी तरीके से कर सकें, है ना। तो चलिए आगे है कि पूर्व वर्णित समस्याओं को ऐसे पहचान कर हम सतर्क रह सकते हैं। देखिए, व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान दीजिए कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसको पहचानिए व्यक्ति को। देखिए, जो सामाजिक विज्ञान होता है ना, सामाजिक विज्ञान, ये भी एक विज्ञान है। जो हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये सब जो पढ़ते हैं, ये सामाजिक विज्ञान है। सॉरी, मतलब ये क्या है कि ये विज्ञान है, ठीक है, एक तरह का ये भी विज्ञान है। तो जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो ये भी विज्ञान है। ये विज्ञान हमें ये सिखाता है कि किसी व्यक्ति को हम कैसे पहचानें, वो क्या सोच रहा है, वो किस प्रवृत्ति का है, ठीक है, वो किस समाज का है, उसको जानने में सहायता करता है। ये जो सामाजिक विज्ञान का जो ज्ञान होता है, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि जो साइंस है वही सिर्फ साइंस है, वही विज्ञान है। नहीं, ये भी जो आप पढ़ रहे हैं ये भी विज्ञान है। तो देखिए, व्यक्ति के स्पर्श से या उसके हाथ मिलाने के तरीके से उसकी सोच को जान सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे हाथ मिलाया और हाथ मिला के वो छोड़ नहीं रहा है, तो उसके बाद आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति खराब इंसान है ना। यदि कोई आपसे गले लगा है और बहुत कस के गले लगा है, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति खराब है। क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो बस गले लगाते हैं, वो आपको कसने का कोई उसके अंदर इच्छा नहीं होता है। आगे है कि अनावश्यक मेल जोड़ बढ़ाना। अनावश्यक मतलब बिना किसी मतलब के दोस्ती करना, बिना कारण बार बार घर पर आना या अपने घर बुलाना, बिना कारण के उपहार देना, लालच देना या अनावश्यक बड़ाई करना। कोई आपका बहुत बड़ाई भी करता है और इस तरीके से वो आपको फंसा लेगा। अकेले में मिलने का प्रयास करना या घुमाने की कोशिश करना, ज़रूरत से ज़्यादा सहानुभूति दिखाना। अकेले देख कर, देखिए यहाँ पे जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा सहानुभूति, यदि कोई आपसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार कर रहा है तब भी आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अकेला देखकर आपको आपके आसपास चक्कर काटना, मौका देखकर अभद्र व्यवहार या अश्लील बातें करना, ये सब चीज़ें भी क्या हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति को कैसे पहचानें। देखिए, बाल शोषण, छेड़खानी एवं शारीरिक शोषण संबंधी कानून, अब ये बता रहा है कि कानून जो सरकार ने बना रखा है उसके बारे में, ताकि आप उसको जानें और उसके अनुसार अपना डिसीजन लें कि हमें क्या करना है। तो देखिए, भारतीय कानून के तहत महिलाओं व लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना होने पर दोषी व्यक्ति को 3 महीने की सज़ा होती है। किसी महिला या लड़की को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरें, किताबें या पर्चियां दिखाने वाले व्यक्ति को पहली बार दोषी पाए जाने पर सश्रम कारावास की सज़ा होती है। सश्रम का कारावास मतलब कि जेल में काम करवाया जाएगा और 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अपराध दोहराने पर अपराधी को 5 साल का कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करने, अश्लील गाने सुनाने, अभद्र इशारे व तीखी टिप्पणियां करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। आगे है आईटी संशोधन कानून 2009 को धारा 66A के तहत यदि कोई व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ईमेल के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने व धमकाने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल की सज़ा, कारावास या जुर्माना हो सकता है। भारतीय दंड संहिता 509 के अंतर्गत किसी महिला लड़की को अपमानित करने के लिए कोई अभद्र बात बोलता है तो उसे अपराध के दायरे में रखकर दंड दिया जाता है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम 2012 के तहत सजा और जुर्माना का प्रावधान है। आगे है कि इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले छेड़छाड़ और शोषण अपराध के मामले में कानून के तहत अलग अलग सज़ा का प्रावधान है। इसमें 7 साल से लेकर के उम्र कैद की सज़ा और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। मतलब आपको पैसा भी देना होगा और सज़ा तो जो आपको मिलेगी वो काटना ही है। आगे है कि किसी महिला लड़की का पीछा करना, उसे मना करने के बावजूद उससे संपर्क करना भी दंडनीय अपराध के दायरे में
आता है। आगे है जानने योग्य शब्द क्या है, जो कि बहुत क्या है, VVI है, ये तो आपको जानना ही है। तो देखिए स्पर्श, जो किसी को छूना, तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, टच। किसी को छूना मतलब टच करना, जैसे हम लोग स्क्रीन छूते हैं ना मोबाइल का, स्क्रीन टच कहते हैं ना। देखिए अच्छा मतलब गुड। खुशी, खुशी का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पीनेस। संरक्षण का अंग्रेजी क्या होता है, प्रोटेक्शन। मित्र को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फ्रेंड। डर को क्या कहते हैं, फियर। रिश्तेदार को क्या कहते हैं, रिलेटिव। और शोषण, शोषण को क्या कहते हैं, एक्सप्लोटेशन। ठीक है, तो शोषण को क्या कहते हैं, एक्सप्लोटेशन। अब इसी के साथ हमारा अभ्यास फ्रेंड्स क्या हुआ, शुरू हो गया है। आप इसको बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ देखिए पहला है कि जब हमारा अपना नज़दीकी व्यक्ति छूता है तो अच्छी भावना की अनुभूति होती है या नहीं होती है, तो ये बिल्कुल होती है। अपना आदमी कोई छुए तो, जैसे माँ बाप भाई बहन ये सब। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।